जय सिया राम। राधे राधे। नमस्कार, प्रणाम, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन आज के अपने द सुमित पीर शो में। हमारे पास टॉपिक बहुत है। ट्रंप का ये जो वीजा बैन है 29 कंट्रियों के, इसकी क्या कहानी है। पाक ट्रूप्स गाजा में मुल्ला मुनीर को बुला दिया, तलब किया है डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका जरा उसकी खाट खींचने के लिए। भाई सिस्टम अपडेट करेंगे उसका। वेनेजुएला का ऑयल ब्लॉकेट, ये ट्रंप ने कह दिया जो आपको कह रहा था। चाइना का एंड गेम। और बांग्लादेश में साहब बड़ा बवाल हो रहा है। बांग्लादेश में जो अनरेस्ट हो रहा है, इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपसे निवेदन होगा कि भगवान श्री गणेश का नाम कर लेके आज का भी शुभारंभ करेंगे। आपसे निवेदन हमारा ये कि लाइक का बटन जो अभी दबाइए। लाइक बहुत जरूरी है, इससे वीडियो को हमारी लॉन्जिटिविटी मिलती है और वीडियो आगे चलने में बहुत मदद रहती है। थैंक यू। इसके बाद मेरा आपसे निवेदन है कि हमारे जो चैनल्स हैं, वी कैन रिमूव द बैनर। जो हमारे चैनल्स हैं, भारत विचार, सुमित पीर अनफिल्टर्ड, भारत विचार प्लस, इन सबको सब्सक्राइब करके रखिए। कंटिन्यूटी के लिए बहुत जरूरी है। थैंक यू। चाहे देख आप किसी भी एक से लीजिए, और देश और धर्म का विचार है भारत विचार। आप चाहे तो उसे मजबूत कर सकते हैं, तन मन धन से जुड़िए। QR कोड, पेटीएम और पेपाल की डिटेल्स आपको यहाँ मिल जाएंगे, जो खासकर भाई बहन हमारे विदेशों में रहते हैं उनके लिए है। तो जैसे आप चाहे सहायता कर सकते हो। चलिए शुभारंभ करते हैं। ट्रंप का ट्रैवल बैन क्या है। देखिए, ट्रंप ने एक ट्रैवल बैन लगाया है। ट्रंप ने कहा है कि अब 19 कंट्रियों की नई लिस्ट है जिसपे ट्रैवल बैन लगेगा। और ये 19 कंट्रियों की जो लिस्ट है, इसमें सब सहारन अफ्रीका जो है उसकी अधिकतर कंट्रीज हैं, और 2-3 कंट्रीज थोड़ा विचलित करने वाली है, जिसमें 5 कंट्रियां 19 में से ऐसी जिसमें टोटल बैन है, मतलब आगे पीछे कुछ नहीं होगा। और ये जो 5 कंट्रियां हैं, इसमें जो विचलित करने वाली कंट्री है 3। वो है आपका सीरिया, वो आपका पैलेस्टीनी अथॉरिटी, एंड वो है आपका सीरिया, पैलेस्टीनी अथॉरिटी एंड वन मोर, नाइजीरिया। तो अब आप सोचेंगे कि ट्रंप को अचानक क्या हुआ, इन कंट्रियों पर क्यों बैन है, जबकि ट्रंप ने कल कहा कि भाई हम ये इस्लामिक टेरर को बर्दाश्त नहीं करेंगे, विल नॉट लेट इट ग्रो एंड ऑल दैट। चलिए, इतना तो ट्रंप ने कहा, जहां यहां तो क्रेडिट देना पड़ेगा, एटलीस्ट इस्लामिक टेरर की बात तो कर रहा है। अच्छा है, बड़ी अच्छी। तो ये अभी जो ट्रैवल बैन था, मैं आपको पहले कह रहा था, ट्रंप इज टेस्टिंग द वाटर्स। वो सोच रहा है कि अगर मैं 20 कंट्रियों का मेरा बैन चल गया, आई कैन गेट मोर कंट्रीज इनटू द गेम। और एग्जैक्टली ने ट्रंप ने यही किया। ट्रंप ट्राई टू गेट मोर कंट्रीज इनटू द, यू नो, एक सेकंड यार, जस्ट गिव मी अ सेकंड। ट्रंप ट्राई टू गेट मोर कंट्रीज इनटू द फ्रे, और यही उसका आइडिया था कि 2000 से ज्यादा कंट्रीज को मैं बोल रहा हूँ, और ज्यादा से ज्यादा कंट्रीज को लाऊं, क्योंकि अल्टीमेटली ये बैन जो है, ये कभी ना कभी लगभग हर छोटी बड़ी कंट्री जिससे ट्रंप की नहीं बनती उस पर एक्सटेंड करेगा। देखिए, अब आज की परिस्थिति ये है कि आज दुनिया में करीब 200 से ज्यादा कंट्रियां हैं, प्लस माइनस। लगभग 20% दुनिया पे उसने बैन लगा दिया अमेरिका आने पे। और ये जो बैन लगेगा, आपका परमानेंट वीजा हो, स्टूडेंट वीजा हो, आपका H1B हो, आपका B1 B2 हो, किसी भी श्रेणी में जाए, आपको स्टूडेंट वीजा हो, ये श्रेणी सारे चीजों को रोक देती है, सब चीजों को ये कहीं ना कहीं स्टॉप कर देती है। तो ये जो इसने ट्रंप ने बात कही है, ये मतलब एक ब्लैंकेट बैन की बात कर रहा है, और ये देख रहा है कि टेस्टिंग द वाटर्स कैसे चलेगा। देखिए, आने वाले टाइम में ये हो सकता है कि ट्रंप ये बैन और भी कंट्रीज पे एक्सटेंड करेगा, और मेरा ये मानना है कि और भी इस कंट्रीज पे एक्सटेंड करेगा, और एक ना एक दिन अगर इंडिया से कुछ इसकी बहुत ज्यादा नहीं बनी, ये बैन इंडिया पे भी हो सकता है। देखो, अमेरिकन बड़े हिपोक्रेट है, अमेरिकन के हर चीज में डबल स्टैंडर्ड है, वो आप जानते हैं। बट अगर मैं 2-3 कंट्रियां देखूं, देखिए जियोपॉलिटिक्स कैसे बदलती है। पहली आप कंट्री देखिए, नाइजीरिया। नाइजीरिया में कह रहा है कि भाई वहां क्रिश्चियनों को मुसलमान मारे, इसलिए मैं तुम पे बैन करूं। बहुत बढ़िया बात है। अब नाइजीरिया में क्रिश्चियनों की आबादी कितनी? 46%, 44%। और मुसलमानों की आबादी कितनी? 56%। मतलब फिक्स 56% मुसलमानों में, 44% क्रिश्चियन सेफ नहीं है। रोज नरसंहार होता है, क्रिश्चियनों को मौत के घाट उतारा जा रहा है, खुले आम उनकी बेटियों को लिया जा रहा है, सब कुछ कर रहे हैं। और ये क्रिश्चियन इतने बेवकूफ, पता नहीं आपस में लड़ने में क्यों लगे यार, ये दुनिया भर। आई डोंट नो व्हाई दे फाइटिंग अमंग देमसेल्व्स। और इनके लीडर तो पैलेस्तीन और पता नहीं कहाँ घूम रहे हैं।
Their leaders should be busy trying to stop these guys from killing each other. But anyway, क्या कर सकते हैं साहब। तो नाइजीरिया पे वैसे ट्रम्प ने नवंबर में कहा था अगर नाइजीरिया में जरूरत पड़ेगा तो मैं अपनी आर्म्ड फोर्सेस भी भेजूंगा। जहां नाइजीरिया में लेके उसको मिक्स प्रतिक्रिया, कोई कह रहा अच्छी बात है, कोई कह रहा बुरी है, बात है, कह रहा साहब अब जाओगे तो फिर और पागल हो जाएंगे, फिर तो ये और छोड़ेंगे नहीं हमें। तो मतलब एक मिक्स्ड बैग ऑफ रिएक्शंस है between Nigeria sending US troops or not sending the US troops. Even Nigerian Christians are divided on this opinion, क्या करना चाहिए। अब दूसरी कंट्री जो यहाँ इंपॉर्टेंट है वो पैलेस्टीनी अथॉरिटी। पैलेस्टीनी अथॉरिटी क्यों कह रहे जी आपने, आपके यहाँ जिहादी संगठन है? अच्छा, आज पता लगा यहाँ जिहादी संगठन भी, गुड, मुझे तो आज ही पहली बार पता लगा। और इन जिहादी संगठनों ने हमला करके इजराइल और अमेरिकन सिपाही मारे, अमेरिकनों का खून बहाया। बहुत बढ़िया, अमेरिकनों को खून बहाया तो इसलिए इन पे 100% बैन, बहुत बढ़िया, आई सपोर्ट दैट डिसीजन। पर ट्रम्प साहब, होल्ड, पर ट्रम्प साहब वो सर गड़बड़ हो गई इसमें। क्या गड़बड़ हो गई सर? आपने जो बैन लगाया ना, आपके कुछ सिपाही इन वेस्ट बैंक को, अच्छा किया, बैन लगाना चाहिए आपको, और कुछ ऐसे इजराइल भी और हाँ। पर ट्रम्प साहब, एक कंट्री है जिसने ना आपके 7,000 लोग मारे, उस पर बैन कब लगाओगे? भूल गए? अरे वही सऊदी अरबिया, अपना तुम्हारा दोस्त मोहम्मद बिन सलमान, आपके जमाई का दोस्त मोहम्मद बिन सलमान, उस सऊदी अरब ने आपके 7,000 लोग मारे थे 9/11 करके, और उसामा बिन लादेन भी वहीं का था। और एक और कंट्री है जिसका नाम है पाकिस्तान, जहां पूरी जहाद की फैक्ट्री चलती है, पूरे जहाद का बैक एंड चलता है, उस पर बैन कब लगाओगे? जो हथियार, जो बम बारूद जिससे अमेरिकन मरे, कहीं ना कहीं उसका पाकिस्तान लिंक होगा, तो उनको कब बैन करोगे? सऊदी अरबिया को जरा पाकिस्तान का भी दे देते, अच्छा रहता पैलेस्टीनी अथॉरिटी के साथ। तो पैलेस्टीनी अथॉरिटी के अगर आपका पेपर है 100% यू कैन नॉट ट्रैवल टू यूएस, देयर इज नथिंग व्हिच कैन बी डन अबाउट इट। ये पॉइंट नंबर 2 है। पॉइंट नंबर 3 विच विल सरप्राइज यू, इस लिस्ट में सीरिया है। अब बोलोगे सीरिया कहां से आ गया भाई लिस्ट में? देखो, सीरिया का चक्कर बहुत क्लियर है। अभी जो पामेर में अटैक हुआ, पामेर में एक अटैक हुआ, ये किसी आईसिस वाले के पीछे गए थे, अमेरिकन जॉइंट पेट्रोल था, क्योंकि काफी दुनिया में सवाल उठ रहे हैं कि अगर आईसिस सीरिया में नहीं है तो अमेरिकन वहां क्या करें, हुम आर दे हंटिंग? मैंने ये सवाल तो हम भी पूछ रहे थे, कौन सा ऑपरेशन था तुम्हारा, विच ऑपरेशन वेंट बैड? खैर ये तो बट जाहिर सी बात है, ऑपरेशन विच वेंट बैड, और उसके कारण ये सब हुआ, इसमें कोई डाउट की बात नहीं। जब ये ऑपरेशन बैड हुआ और उसमें ये सब हुआ, भाई पीक ऑफ आईसिस के ज्यादा कैजुअलिटीज इनकी हुई, आप जानते हो। तो अब ट्रम्प को वहां कुछ ना कुछ करना था, कुछ ना कुछ अपना पैंतरा दिखाना था, तो उसने कहा जी सीरिया को भी लिस्ट में डाल दो। अब सीरिया को लिस्ट में क्यों डाला? याद कीजिए 10 दिन पहले, 15 दिन पहले कह रहा था, अरे बेंजामिन नेतन्याहू जरा तुम यहां आ जाओ, तुमने वो शराम अल इस्लाम जो एक जिहादी संगठन था, आई मे नॉट रिमेंबर द नेम, अल इस्लाम है कुछ, तुमने उसके जो 13 लोग मारे और तुम्हारे 6 सिपाही जख्मी हो गए, तुमने सीरिया में घुस के कैसे किया? यू आर वायलेटिंग रिलेशंस विद सीरिया। और सीरिया का जो जुलानी बहुत अच्छा बॉय है, इज अ वेरी गुड बॉय, बट हाँ कुछ महीने पहले तक इस पे 90 करोड़ रुपए का इनाम हमने रखा था, पर अब ये बहुत सुधर गया है। इसने वो सूट कूट लगाना शुरू हो गया, बिल्कुल सुधर गया, ये चेंज्ड अ लॉट। तो भैया उस पे कैसे हमला कर दिया? अगर अमेरिका हो तो बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा साहब ऐसा है, महीने के एंड में आएंगे, थोड़ा अभी बिजी चल रहे। बोला अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, महीने के एंड में आना। ये किसकी कहानी है? ये आपकी सीरिया की कहानी। आज उसी सीरिया पे 100% ट्रैवल बैन। क्यों? आर यू सरप्राइज? क्यों? मैं आपको बताऊंगा। बिकॉज कारण बहुत साधारण सा है। जो अमेरिकन ऑपरेशन फेल हुआ, जो मेरा एस्टिमेट था, ये जुलानी के लोगों ने खबर बेची है आईसिस को, या किसी को जिसको भी बेची है, और ईरान को बेची है। अब ये तो आईसिस कह रहे हैं, बिकॉज आई स्टिल डाउट कि बशार का मलेशिया, ये ईरान बैक्ड मलेशिया भी हो सकता। तो किसी ने किसी को खबर बेची है, और इस खबर बेचने के कारण कहानी खराब हुई है। और ये ट्रम्प को कहीं ना कहीं पता लग गया होगा, यूएस आर्मी को पता लग गया, एंड नाउ एज अ रिटेलिएशन टू दैट इन्होंने कहा इन पे भी 100% बैन लगा दो, ये भी अमेरिका नहीं आ सकते, इनका कोई लेना ना अमेरिका नहीं। और याद कीजिए सीरियन प्रेसिडेंट कुछ दिन पहले अमेरिका आया था, सेंटकॉम के जो बॉस है, जनरल है, उसके साथ फुटबॉल खेल रहा था, पर आज ये सीरिया पे भी बैन लग गया। तो जियोपॉलिटिक्स में भाई कुछ भी परमानेंट नहीं है। करीब करीब 29 कंट्रीज लिस्ट में आ गई है। अब ही इज अगेन टेस्टिंग द वाटर, इफ ही कैन गेट अवे विद दिस लॉट, धीरे धीरे 5-5 करके 4-4 करके कंट्रियां ऐड करेगा। तो मतलब एंड 70 to 80% ऑफ दिस कंट्रीज आर मुस्लिम कंट्रीज, ये भी बात सही है। और मुझे वो बात याद आती है जो किसी ने कही थी अमेरिका में, उसने कहा था ये जो ट्रम्प है, ही हेट्स मुस्लिम्स बट ही लाइक्स रिच मुस्लिम्स। बिलियनर विलियनर से प्यार है, बाकी उससे कोई मतलब नहीं, मतलब पंचर वालों से कोई मतलब नहीं।
पंचर वाले की स्टोरी में आ रहा हूं, अभी जरा रुकिएगा। तो ये हो गया हमारा ट्रैवल बैन। तो दिस इज व्हाट विल सी व्हाट विल हैपन। इसका कोर्ट में जाएगा, यहाँ जाएगा, वहां जाएगा। बट यार ये इल्हान उमर को कब डिपोर्ट कर रहे हो? इसने तो अपने भाई से शादी करके तो सुपर इलीगल है। एनीवे, तो ये पहला हमारा पार्ट हुआ ट्रम्प्स ट्रैवल बैन। अब पाक ट्रूप्स इन गाजा, देखिए हुआ क्या। मैं आपको शुरू से कह रहा था, मैं जो मुल्ला मुनीर है, अमेरिकन बिलीव इन क्वार्टर। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। साल उनका 4 क्वार्टर का होता है। उनकी मेंटेलिटी, उनकी थिंकिंग, उनकी सोच क्वार्टर पे चलती है। मैंने आपको बोला मुल्ला मुनीर के पास 6 से 9 महीने का टाइम है, ही हैज टू डिलीवर। या साथ 1 साल, व्हिच आई डाउट। तो मैंने कहा भाई इसको डिलीवर करना पड़ेगा, नहीं तो इसकी ये लुटिया डुबो देंगे। अब जो खबर आई है कि मुल्ला मुनीर को डोनाल्ड ट्रंप ने तलब किया, बात बोला इधर। कह रहा क्यों इधर? कहता भाई अब देखिए बदमाशी क्या हो रही। बदमाशी ये हो रही है कि इजराइल कहता है कि पीस कीपिंग फोर्स की जरूरत नहीं है। तो अगर पीस कीपिंग फोर्स आएगा और हम जिस कंट्री का अप्रूव करेंगे उसका आएगा, तो उसको हमास से लड़ना पड़ेगा। अब अधिकतर आईएसपी की जो इंटरनेशनल पीस कीपिंग फोर्स है, इसमें अधिकतर मुसलमान है। मुसलमान से लड़ना नहीं चाहता। कहता जी हम क्यों लड़े हमास से? हमास को निपटना तुम्हारा काम। तो फिर बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा, बोला ठीक है, अगर हमास से निपटना हमारी काम, हम तो निपट ही रहे, तो इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स की जरूरत क्या है? यहाँ पे काहे को बुला रहे हो? यहाँ पेश फंस गया। कहता हाँ पॉइंट तो ठीक है। कह रहा अगर हम निपट ही रहे हैं तो निपट ही लेंगे ना हमास से, तो तुम ये इनको भेजने की क्या जरूरत है? फिर इनको भेजो ही मत। पर अब वहां गाजा में हजारों करोड़ों के बिलियंस ऑफ डॉलर के ठेके छूटेंगे, वहां तो बहुत कमाई करने का साधन है। भाई इजराइल एक चीज तो मान गया है, अमेरिका के कहने पे जो मलबा उठाने का खर्चा वो इजराइल देगा, बनाने का खर्चा इजराइल नहीं देगा, मलबा उठाने का खर्चा इजराइल देगा। अभी कहते हैं दुनिया में सबसे ज्यादा मलबा अगर कहीं है तो वो गाजा में है। मुझे नंबर स्किपिंग में माइंड, मैंने एक शो पे आपको बताया था, दुनिया में सबसे ज्यादा मलबा अगर कहीं है तो वो गाजा में है। तो इजराइल कहता जी मैं तो उठाने के पैसे दूंगा, बनाने के मेरे पास है। अब हरे को उस भाई खरबूजा कटेगा तो बटेगा, हरे को कुछ ना कुछ चाहिए। और इस चक्कर में हो रही है बहुत बड़ी जंग। बहुत बड़ी जंग क्या मतलब, बहुत बड़ा लेना देना हो रहा है। अब ट्रंप चाहता है कि पाकिस्तान अपने सिपाही भेज दे गाजा में। अब याद कीजिए शाह डार ने कहा था मैं सिपाही गाजा भेजने को तैयार हूं, पर वो हमास के साथ नहीं लड़ेंगे, हमास हमारा काम नहीं। बेंजामिन नेतन्याहू कह रहे भाई अगर तुम हमास से नहीं लड़ोगे तो फिर तुम्हारी जरूरत क्या, तो फिर निपट ही रहे। अब एक ऐसी परिस्थिति चाहिए हमास से लड़े भी और ना भी लड़े। अगर मैं इसको हिंदी में बोलूं तो एक वर्ड होता है इंग्लिश में, ग्राइंडर मीट। जो आगे के सिपाही होंगे जो मरेंगे ही मरेंगे, वो हमें चाहिए। तो वो उसकी व्यवस्था पाकिस्तान से कर रहा है। और ट्रंप ने कहा था इसको भाई रिकॉर्ड हमें दिला, ग्वादर का पोर्ट चाहिए, ग्वादर का एयरपोर्ट चाहिए, और मुझे तेरे सिपाही चाहिए, मैं दुनिया में जहां भेज दूं तू सवाल नहीं पूछेगा। अब मुल्ला मुनीर की प्रॉब्लम ये कि सिपाही देगा तो जो मौलाना डीजल वगैरह ये सड़क पे आ जाएंगे। ये तहरीक लबीक वाले और अन्य जितने भी जिहादी संगठन वो कहीं ना कहीं सड़क पे आएंगे। भाई साहब हमारा क्या सोचा। और ओवरऑल पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में और पाकिस्तान में यूनिटी, तो भाई तुमने सिपाही हमारे यहूदियों की खिदमत के लिए भेज दिए, यहूदियों की रक्षा के लिए भेज दिए, उन्हें घंटा समझ नहीं आता कि वहां हो क्या रहा है। अब पढ़ा लिखा कोई तो समझ आए ना, सब तो मदरसा फेल है। तो एक रिलीजियस बैकलैश, एक धार्मिक बैकलैश होने का पूरा पूरा चांस है। इसलिए मुल्ला मुनीर की समस्या है कि वो सिपाही भेजे ना भेजे। और वो ट्रंप को आनाकानी कर रहा होगा। ट्रंप ने कहा भाई इधर आकर से बात करनी है। अब की बार जो ट्रंप ने बुलाया वो सॉफ्टवेयर अपग्रेड करने के लिए बुलाया, तो मुल्ला मुनीर जा रहा है। और मुल्ला मुनीर की एक और समस्या है, 25,000 या 24,000 सिपाही सऊदी को कमिट कर दिए, 20,000 ये मांगेगा। तो भाई अगर फौज 5 लाख की है, जो उसमें एक्टिव सिपाही होता है 3-3.5 लाख होता, बाकी लॉजिस्टिक्स है, सपोर्ट है, इंजीनियरिंग है, मैकेनिक्स है। अगर मैं 3.5-4 लाख की फौज में से 45,000 सिपाही निकालूं, मेरे देश के बाजे पड़े हैं, मेरे को सब ठोक रहे, कोई दाएं से ठोक रहा, कोई बाएं से ठोक रहा, और मैं अपना 10-15% एक्टिव सिपाही निकाल के आधों को सऊदी भेजता हूँ और आधों को जो हम गाजा भेजता हूँ। और ये सिपाहियों का लेवल और स्तर बाकी सिपाहियों से ऊपर चाहिए। अब जो बाकी हमारे ठुके हुए पिटे हुए सिपाही है पाकिस्तान के, उनको तो नहीं भेज सकते। तो यू नीड टू सेंड दोस हाई कैलिबर मैन। तो अगर मैं वो निकालूं, कहां से निकालूं? और अगर उनकी जगह रिप्लेस होगा क्या होगा? क्या पाकिस्तान की सुरक्षा को दरकिनार करते हुए कि हम ट्रंप की सुरक्षा करें? सवाल ये है।
अब यहां मामला हो गया खराब, करा बॉस ऐसे तो नहीं चलेगा, तो ये आग नाकानी करो, ट्रम्प इधर आओ, अब देखो ट्रम्प इसकी तबीयत से लगाएगा वहां पे। और अगर अब फंस गए ट्रम्प के चक्कर में, ट्रम्प विल आस्क फॉर डिलीवरी, मैंने आपको कहा था 6 से 9 महीने का इस पास टाइम है, ट्रम्प विल आस्क हिम इस क्वार्टर क्या करेगा, अगले क्वार्टर क्या करेगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड द माइंडसेट ऑफ अमेरिका दैट वर्क्स फॉर क्वार्टर, क्या करके देगा भाई, मुझे बता क्या माइलस्टोन है तेरे, पैसा वैसा तो दे दिया, इसके बच्चों को सिटीजनशिप दे दी, सब दे दिया, बोला यार हमारा काम कब होगा मियाँ। तो यहां मुल्ला मुनीर फंस गया धर्म संकट में, सिपाही गाजा भेजे तो मरे, नहीं भेजे तो मरे। और अगर ऐसी परिस्थिति कल को हो गई, इजरायलियों ने इनके सिपाही मार दिए, तो और बुरा होगा, और भी बुरा होगा, क्योंकि तब बोलेगा कि तूने यहूदियों के हाथ हमारे सिपाही मरवा दिए गाजा में हो सकता है इजराइल मार सकता, कौन सी बड़ी बात। तो यहां ट्रंप का मीटर और फंस गया, ट्रंप का मीटर फंस गया इसलिए कि उसने कहा ये मुल्ला मुनीर मेरा फ्रेंड है, फेवरेट फेयर मार्चर है, ये है क्या, अब उसको बोलोगा काम करने को, आना नहीं करा भाई आजा। अब ट्रंप को सिपाही तो भिजवा के रहेगा। अब जो भी होगा देखिए, मजा तो आने वाला है कि क्या होने वाला क्या नहीं होने वाला, मुल्ला मुनीर के बाजे बजने वाले। अब चलते हैं मित्रों तीसरे टॉपिक, वेनेजुएला का ब्लॉकेड की कहानी क्या। देखिए वेनेजुएला की जो भी कहानी थी, मैं आपको शुरू से कह रहा था इट्स अबाउट ऑयल, कहा था नहीं कहा था, डिड आई से और नॉट से, आप जरा कुछ 2-4 कमेंटों में बताइए, कहा था नहीं कहा था, बताइए कहा था नहीं कहा था, कैन वी हैव अ फ्यू कमेंट्स प्लीज। मैंने आपको शुरू से कहा था वेनेजुएला इज ऑल अबाउट ऑयल, यहां ड्रग्स वग्स का कोई लेना नहीं है, ड्रग्स का तो बहाना है। यस थैंक यू माथुर साहब, कुछ और कमेंट हो जाए भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं हम। यस 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 थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैंने आपको कहा था ये जो सारा खेल है ये तेल का है, ड्रग्स वग्स का कोई लेना देना। अब इन्होंने क्या किया, कुछ 5-6 बोट्स गिरा दिए और 90-95 लोग जो उसमें मरे थे उनको मार दिया, मतलब अब ड्रंक का हो गया काम खत्म। पीछे याद कीजिए वेनेजुएला का इन्होंने टैंकर पकड़ लिया, एक सुपर टैंकर, और माल वेनेजुएला का, पॉसिबली टैंकर ईरान का। फिर उसके बाद इंडियन ओशन में क्या हुआ वो हम बात कर चुके। अब समस्या इनकी ये है कि कर तो लिया इन्होंने बेटा, अब ये गोटी फंस गई। गोटी कहां फंस गई, अब अमेरिका थोड़ी असलियत पे आ गया। अमेरिका कह रहा है, आज ट्रूथ सोशल पे ट्रम्प का पोस्ट आया, ट्वीट आया, कहता भाई ये जो वेनेजुएला में लैंड थी, तेल थी, ये हमारा था, हमसे ये छीना गया, और हाँ ये लड़ाई तब रुकेगी जब ये वेनेजुएला हमें अपना हक वापस देगा, यानी कि तेल हमारा, जमीन हमारी। तब तक मैंने 100% कंप्लीट नेवल ब्लॉकेड का आदेश दे दिया यूएस मिलिट्री को। अभी वहां हमारा बहुत बड़ा आर्माडा है और अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं और भेजूंगा। 100% नेवल ब्लॉकेड ऑफ वेनेजुएला, यानी कि न वेनेजुएला के अंदर कुछ जाएगा न वेनेजुएला के बाहर आएगा। कह रहा है ये मैंने ब्लॉकेड का ऑर्डर दे दिया है और अब वेनेजुएला कुछ नहीं कर पाएगा, और ये ब्लॉकेड तब तक रहेगा जब तक निकोलस मोडियो मुझे वो तेल के कुएं और वो जमीन हैंडल नहीं कराती जो मेरी थी। अब सवाल ये है कि साहब आपकी जमीन कब थी, कब अमेरिका वेनेजुएला की तो कॉलोनी है, वेनेजुएला तो अमेरिका की कॉलोनी भी नहीं है, कोई संबंध भी नहीं, आपका हम का, मतलब मैं कौन तू कौन खाम का। अब उसकी भी कहानी मैं आपको बता रहा हूँ। तो पहले तो ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया कि दिस ऑल वाज ऑयल अबाउट ऑयल। और मैंने आपको ये भी कहा था, मैंने कहा ट्रंप अपनी सेटिंग बिठा रहा है, अगर पहले निकोलस मोडियो माना था तो निकोलस मान जाता, निकोलस मोडियो, तो तब बात होती परसेंटेज की। अब ट्रंप को चाहिए, अब छोड़ तूने परसेंटेज नहीं मानी, मैं पूरा तुम्हारे कंट्री का कब्जा करके बैठा हूं। और अभी वेनेजुएला की परिस्थिति है, ये दिन के 1 मिलियन बैरल ऑयल बेचता और मोस्टली इसका सबसे बड़ा खरीदार चाइना था, मोस्टली चाइना को ही बेचता था और किसी को नहीं बेचता था, और वेनेजुएला से कुछ मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह भी ईरान कर लेता था। अब इन सैंक्शंस के बाद मामला हो गया और भी टाइट। क्यों, देखिए कहानी यहां जाती कि 1970 के दशकों में जब वेनेजुएला में ऑयल काफी था, अभी वेनेजुएला के दुनिया में हाईएस्ट रिजर्व्स है 3.3 बिलियन बैरल्स, ये वेनेजुएला का हाईएस्ट है, और अभी और ढूंढ रहे और निकल। अब जब हम यहाँ 1970 की बात करें, जब वेनेजुएला में तेल निकाला, तो तेल निकाला अमेरिकनों ने, पैसा कमाया अमेरिकनों ने, सब खूब लूटा अमेरिकन। फिर इन्होंने धीरे धीरे 70-75 के आसपास इन्होंने ये सब ऑयल के एसेट्स को नेशनलाइज कर दिया। फिर कुछ इनका फोकस नहीं रहा, कुछ पुरानी टेक्नोलॉजी आई, और फिर शुगो चवेस आ गया जिसने पूरी कंट्री की वाट लगा दी, सब कुछ फ्री कर दिया, सब कुछ फ्री कर दिया, पूरा कम्युनिज्म की पराकाष्ठा कर दी।
भाई तेल तो बिक रहा और ट्रम्प और कंट्री की वाट लग गई। अभी जो कैपिटल कराकास है, दुनिया में सबसे ज्यादा मर्डर वहां होते हैं, फिर ब्राजील में होते हैं, यानी कि दुनिया में सबसे ज्यादा क्राइम कराकास में होता है, जो उसकी कैपिटल है। तो मतलब इट्स नॉट, लाइफ इज नॉट हंकी डोरी। हाँ, निकोलस मोड्रो का कुछ सड़कों पे सपोर्ट है, पीपल आर विद हिम, बट ब्लॉकेड वो सह नहीं पाएगा, बिकॉज ये जो 1 मिलियन ऑयल का भी माल बेचते थे दिन का, इससे इनका दानी पाना चलता था, इसी से ये जो चीजें इंपोर्ट करते थे, दवाई या मशीनरी वगैरह, सारा इसी पैसे से आता। और ट्रंप ने वो नलका कर दिया बंद, और अमेरिकन ब्लॉकेड सॉलिड है बॉस, नहीं निकाल पाएगा कोई भी। अब सिचुएशन में टर्न आता है कि जब अमेरिका ने ब्लॉकेड कर ही दिया, आप फंस चुके, तो अब आप करोगे क्या? अब ट्रम्प कह रहा है जी मुझे सारा दे दो, ऐसी बात नहीं बनेगी। और याद कीजिए, मैंने आपको शुरू में बोला था, ये शुरू तो करवाई थी लड़ाई मोहम्मद बिन सलमान ने, ताकि वेनेजुएला का ऑयल मार्केट में ना आए। मैं कहा ट्रम्प लालची हो गया है, ट्रम्प सोच रहा है कि यार मोहम्मद बिन सलमान मुझे 1 ट्रिलियन दे रहा है और कहना वेनेजुएला का ऑयल बंद करो, ईरान का ऑयल बंद करो। अगर मैं वेनेजुएला से 5 ट्रिलियन निकालू तो 1 ज्यादा या 5 ज्यादा? मैंने आपको कहा था ये वेनेजुएला के तेल के रिसोर्सेज पे कब्जा करेगा, फिर मोहम्मद बिन सलमान को भी लात मारेगा, जरूर मारेगा, ये ट्रम्प है। कहा था नहीं कहा था? डू यू रिमेंबर? मैंने ऐसा कहा था? हम नहीं, अब रिमेंबर मैंने कहा था ट्रम्प मोहम्मद बिन सलमान को भी लात मारेगा। कपल ऑफ कमेंट्स विल डू। मैंने कहा था मोहम्मद बिन सलमान को भी ये लात मारेगा बॉस, इट इज अ मैटर ऑफ टाइम, ही विल डू इट। कहा था नहीं कहा था? डू यू रिमेंबर? सम कमेंट्स प्लीज। थोड़ा आपका भी मन लगा रहता, हमारे भी मन लगा रहता है यार। यस, थैंक यू, थैंक यू। वही प्रकरण हुआ। और याद कीजिए, जब मोहम्मद बिन सलमान अमेरिका आ रहा था, उसी दिन सुबह बोला कि ट्रम्प ने हमें, मुझे ईरान का नाम वो 500% वाले टैरिफ में लगा ले, और मुझे लगता है हमें वेनेजुएला से कुछ बात करनी चाहिए। याद कीजिए, उसी दिन सुबह कहा था। मैंने कहा भाई ये मोहम्मद बिन सलमान के लिए, एमबीएस के लिए डंडा है ये, भाई देखो वेनेजुएला से बात हो रही है। अब जो मेरा हाइपोथेसिस था, ये आप कैसे तो सुमित भाई आपका गलत भी हो सकता है, ये आपका मन का वहम है, ये आप सोचते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, हो सकता है ना, कह सकते हो। अगर सूजी वाइल्स ये कहे तब, अभी सूजी वाइल्स कौन है? सूजी वाइल्स ट्रम्प के एडमिनिस्ट्रेशन की चीफ ऑफ द स्टाफ है। यानी कि अगर मैं भारत से कंपेयर करूं, अगर जो हमारे पीएमओ का हेड है, हेड ऑफ पीएमओ, अगर वो कह दे कि भाई हमारा जो ऑब्जेक्टिव था वो निकोलस मोंड्रो की सरकार को हटाना था, और निकोलस मोंड्रो की सरकार क्यों हटानी थी? क्योंकि बेसिकली हमें तेल और जमीन चाहिए थी। आज ट्रम्प कह रहे हैं कि जो तुम्हारा तेल जाता उससे किडनैपिंग होता है, एक्सटॉर्शन होता है, फ्लश ट्रेड होता है, और भी 2-4 चीजों का पर्चा खोल दिया, एक उनमें से ड्रग्स भी है। पहले तो ट्रम्प साहब आपने कहा था वहां जा रहे कि सारा मसला ड्रग्स का, अब आप कह रहे हो फ्लश ट्रेड हो रहा, किडनैपिंग हो रही, एक्सटॉर्शन हो रहा, मर्डर हो रहा, जो तेल का पैसा आ रहा, और ड्रग्स भी एक समस्या है। अगर ड्रग्स तो आपके मेक्सिको से आती है, अगर आपको बंद करना तो मेक्सिको को बॉर्डर करो। ड्रग आती है कोलंबिया से, अड्डा तो वही है ड्रग्स का। और आपका व्हाट डू कॉल दिस, बोगोटा इज द मेन कैपिटल, और यूरुग्वे पैराग्वे में इनकी कल्टीवेशन होती है, तो वहां बंद करो। अच्छा, वेनेजुएला का था, ट्रिनिडाड वगैरह के भी लोग इससे मिले। अब ट्रिनिडाड में हिंदुओं की आबादी काफी है, तो वो एक अलग मसला है। वो कह रहे जी ट्रिनिडाड भी मिला, इन्होंने मिलके हमारे साथ गेम किया, ये किया वो किया। हाँ ठीक है भैया, जो किया वो किया, अब ठीक है, ठंड पाओ और दिमाग मत खाओ। ये था ट्रम्प का वेनेजुएला बयान। अब जो सूजी विल्स का बयान आता है कि, और ट्रम्प का कहता जी आप किडनैपिंग वगैरह करते हो, हमें तेल चाहिए, हमें वो चाहिए, और सूजी विल्स कहती है हाँ हमने ये किया था निकोलस मोड्रो की गवर्नमेंट को कमजोर और बेसिकली गिराने के लिए। बिल्कुल स्टेटमेंट क्लियर हो गया। तो यानी कि जो मैंने आपको महीनों पहले कहा था, वो अब बिल्कुल अमेरिका के पीएमओ का या प्रेसिडेंट्स ऑफिस का हेड वही कह रही है, जो मैंने आपको कहा था कि ये सारा गेम ये है। इट वॉज ऑल अबाउट ऑयल, बट ट्रम्प हैज बिकम एम्बिशियस नाउ। अब उसको कट में खुशी नहीं कर, अब तो तेल पूरा मैं लूंगा, क्योंकि उसने वो जो तेल का टैंकर जब्त करके ना, ही वॉज टेस्टिंग द रिजॉल्व ऑफ वेनेजुएला, कितना करेंगे, अटैक करेंगे, नहीं करेंगे। ही इज कन्विंस कि वेनेजुएला के दिलों में तेल नहीं है, मैं ब्लॉकेट कर सकता हूं, कोई बीच में नहीं आएगा, और पूरे इस क्षेत्र पे मैं कब्जा करूंगा। वो जो बुरी बात नहीं है, अच्छी भी नहीं है, क्योंकि अगर कहीं ना कहीं मिडिल ईस्टर्न ऑयल पे जितनी डिपेंडेंस कम हो दुनिया की, उतना अच्छा है। तो ये है साहब वेनेजुएला का ब्लॉकेट। अब आते हैं चाइना के एंड गेम पे। चाइना का एंड गेम क्या है? देखिए, चाइना का जो एंड गेम है, चाइना के बारे में कुछ डरावने सच, और मतलब आप तो जानते हैं हमारा तो पूरा पूरा एक सेशन चला एंड गेम चाइना पे गुरुज पे, 100 कुछ एपिसोड हो गए।
आजकल थोड़ा हमने कम कर दिया क्योंकि करंट अफेयर्स में इतना डेवलपमेंट है, चाइना पे टाइम नहीं दे पा रहे। अब जो ये एंड गेम चाइना था, चाइना को लेके एक नंबर आया है, नंबर बड़ा डरावना है और उस डरावने नंबर के नेशनल और इंटरनेशनल इम्प्लीकेशंस है। नंबर क्या है बॉस? नंबर ये आया है कि चाइना जो है इसका एक्सपोर्ट सरप्लस 1 ट्रिलियन है, यानी कि अगर मैंने 2 ट्रिलियन इंपोर्ट किया, 3 ट्रिलियन मैंने एक्सपोर्ट किया, तो आई हैव अ सरप्लस ऑफ 1 ट्रिलियन। आपको बड़ा शानदार नंबर है, जबरदस्त है, इसमें कमी क्या है? बट चाइना एक ऐसी कंट्री है जो विच बिलीव्स इन जीडीपी एट एनी कॉस्ट। चाइना ऐसी कंट्री है जहां बोरोइंग की कोई सीमा नहीं। चाइना ऐसी कंट्री है जिसपे 70 ट्रिलियन डॉलर का डेट है और 110 ट्रिलियन डॉलर वर्ल्ड का जीडीपी है। इज द हाई मोस्ट लेवरेज कंट्री इन द अर्थ। मतलब उधार के पैसों पे फॉर्च्यूनर चल रही, दिवालियां मन रही, फार्म हाउस खरीदे जा रहे हैं, समथिंग लाइक दैट इज हैपनिंग इन चाइना। और जो कुछ नंबर आए जो चाइना खुद दे रहा, और आप ये मान के चलिए जो नंबर है ये करीब करीब इससे 3 गुना या 4 गुना हो सकते, चाइना तो 1/4 ही देगा। चाइना कहता है कि रिटेल में ग्रोथ अभी इस साल 1.5% रहा है, जो कोविड से पहले वाला सीन था। तो इवन प्री कोविड टाइम्स की भी रिकवरी वो कह रहे नहीं हुई है। इंडस्ट्रियल आउटपुट 4.8 वो कह रहा जी 15 महीने का लोएस्ट है, विच आई डोंट एग्री, इट मस्ट बी मच हायर, एंड 15 महीने का ऑल टाइम लो है। फिक्स एसेट्स में 2.6% की गिरावट आई है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें प्रॉपर्टीज की, इसमें 16% गिरावट आई है। अगर हम बात करें कार्स की, इसमें 8.5% गिरावट आई है। अगर हम बात करें होम अप्लायंसेस की, इसमें 19% गिरावट आई। और याद कीजिए चाइना ने एक बार मैंडेटरी किया था कि आपको इतने टाइम बाद, ये 7 साल बाद ये बदलना, 8 साल बाद ये बदलना। ये मैंने पी गुरुस पे कवर किया था। दैट वाज द अमाउंट ऑफ पुश चाइना वाज गिविंग। अब वो कह रहे हैं कि भाई ये सारा खत्म है और आपको ये गिरावट आई है। चाइना में एक भी ऐसी इंडस्ट्री नहीं है जो प्रॉफिटेबल है। चाइना एयर लीजिए, चाइना की रेलवेज लीजिए, कोई भी सरकारी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी नहीं है। उधार लिया जा रहा, काम चल रहा है। और चाइना के डिबैकल का सबसे बड़ा कारण रहा एवरग्रैंड, क्योंकि एवरग्रैंड वाला 330 बिलियन डॉलर लेके डूबा। अब जो गवर्नमेंट की एक बैक्ड रियल एस्टेट कंपनी, नाम भूल रहा हूँ, इवन दैट इज गेटिंग इनटू ट्रबल, दो इट इज बैक्ड बाय द चाइनीज गवर्नमेंट। तो कहीं ना कहीं जो रियल एस्टेट का बबल है, जो लाखों करोड़ों वहां फ्लैट बन गए जिनमें कोई नहीं रहता, जिन्हें गोस्टीज कहते हैं। अभी शी जिनपिंग का भी स्टेटमेंट आया था, कहता है यार कुछ करना तो करा, ढंग से करो, अन्यथा क्यों बना रहे हो जिसमें कोई रह ही नहीं ना। फैक्ट्री इतनी बनाते हो जो 10% कैपेसिटी पे फिर चलती है। तो देखिए चाइना का मोटिव क्या था, जीडीपी एट एनी कॉस्ट, यानी कि मेरी पत्नी पड़ोसी का खाना बनाएगी, पड़ोसी की पत्नी मेरे यहाँ खाना बनाएगी, मैं उसको 10,000 रुपए महीने दूंगा, वो मुझे मेरी पत्नी को 10,000 रुपए महीने देगा। ये भी जीडीपी में आ गया। तो मेरी मैडम 10,000 रुपए का इनकम दिखा रही है और उनकी मैडम भी 10,000 का इनकम दिखा रही है। तो चाइना का लफड़ा था जीडीपी एट एनी कॉस्ट, उसके लिए कुछ भी करो। चाइना का मेन पैसा आता था, जो इकोनॉमिक इंजन थे, जो जीडीपी बढ़ाते थे, प्रोजेक्ट बना के बड़े बड़े प्रोजेक्ट खोल दिए ताकि जीडीपी का इंजन चलता है। और कहीं ना कहीं जब बड़ा प्रोजेक्ट खुलता तो जमीन की खरीद फरोख्त होती है। एवरी टाइम जमीन चेंज हैंड्स, गवर्नमेंट के पैसा, जैसे यहाँ रजिस्ट्री होती है, कुछ होती है, तो गवर्नमेंट को तो हर बार पैसा मिलता है ना। तो ठीक उसी तरह से जमीन और रियल एस्टेट वाज द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर। और अगर आपको याद हो, रियल एस्टेट वाज कंट्रीब्यूटिंग टू द 33% ऑफ चाइनीज जीडीपी। और वो रियल एस्टेट बॉस अब बिल्कुल कॉन्क ऑफ हो चुका है और बिल्कुल ठंडा हो चुका है। और उस रियल एस्टेट के ठंडा होने के कारण जो जमीन का काम है वो भी ठंडा हो गया। प्रोविंसों का मेन रेवेन्यू सोर्स था बाइंग एंड सेलिंग ऑफ लैंड, वो भी खत्म हो गया। तो यहाँ जो कुछ मैंने आपको आंकड़े बताया, अगर आप उनको देखें तो एक ये मॉडल जो है ये टूटने लगा कि एक्सपोर्ट में तो चलो आपने कीर्तिमान अचीव कर लिया, एक्सपोर्ट में भी कैसे कर रहे हो? एक्सपोर्ट में भी आप उन कंट्रियों को कर रहे हो जो लो मिडिल इनकम कंट्रियां हैं, मतलब जो लो इनकम कंट्रियां हैं, मोस्टली अफ्रीकन कंट्री, और उनको डेट ट्रैप में फंसाने की कोशिश कर रहे हो। दुनिया भर में, यूरोप में, अमेरिका में, भारत में, कहीं पे भी चाइनीज गुड्स के अगेंस्ट, चाइनीज एक्सपोर्ट्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंट है। आपका यूएस का भी एक्सपोर्ट कम हुआ, पर आपने छोटे मोटे लोग को पकड़ पकड़ के कर दिया। वही वाली बात है कि एक चाइना ईवी एक्सपोर्ट करता हो तो $8,000 की सब्सिडी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी देती है उसमें। तो अगर आप ऐसे काम चलाओगे, भाई अगर ये 50,000 का एसी है, अगर मैं ये 25,000 में बेचने लगूं तो दुनिया आके उठा लेगी ना मुझसे, क्या दिक्कत है? अगर 25,000 घर से लगा रहा हूं तो घर दुनिया उठाएगी मुझसे। पर ये खेल कब तक चलेगा? आपने दुनिया भर की इंडस्ट्री को ट्रिपल करने की कोशिश की तो सब्सिडीज एंड ऑल। तो अब चाइना के पास दो विकल्प है। चाइना का एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी है
और चाइना की सबसे बड़ी दिक्कत है कि उनका इंटरनल कंजप्शन कुछ नहीं। वो हमारे लिए एक्सपोर्ट इज लाइक द चीज, क्रीम ऑन द केक। केक बना रहे उस पर चेरी ऑन द केक, उसके जो क्रीम के ऊपर ही चेरी लगती है, वो हमारे लिए एक्सपोर्ट है। इनके लिए एक्सपोर्ट ही है, अगर ये एक्सपोर्ट पे ही टिके, एक्सपोर्ट पे ही भरे, पर हर एक्सपोर्ट के पीछे दे आर फाइनेंसिंग द एक्सपोर्ट्स, दे आर पुटिंग मनी इन द एक्सपोर्ट्स व्हिच इज नॉट गुड। तो मतलब मोटा मोटा जो परिस्थिति है वो इकोनॉमी की हिल रही है। और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने चाइना को एक ही वादा दिया था, आपको संपन्नता देंगे। 10-20 साल पहले थोड़े बहुत संपन्न थे, थोड़े इनका काम चल रहा था, पर आज इनकी हालत फिर जीरो बट्टा सन्नाटा हो गई है। कारण क्या है कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमियां बहुत ज्यादा नहीं चलती, और जो दुनिया की जियोपॉलिटिक्स बदल रही है, दैट इज शोइंग अ लॉट ऑफ रेजनमेंट। डोमेस्टिकली आपका बर्थ रेट 1.4 1.2 आ गया है। डोमेस्टिकली जो शादियां होती थी उसकी आधी शादियां हो रही है। डोमेस्टिकली बच्चे पैदा नहीं हो रहे। डोमेस्टिकली योर यूथ इज लाइंग फ्लैट। 26% अनएम्प्लॉयमेंट आपके यूथ में था 1.5 साल पहले, आपने उसके बाद यूथ अनएम्प्लॉयमेंट के नंबर छापने ही बंद कर दिए। तो बेसिकली जो शी जिनपिंग ने फसाड़ बनाया, ये हिल रहा है, बुरी तरह से हिल रहा है। अब दो चीजें इनको करना है, या तो ये जाके उल्लूल प्रोजेक्ट शुरू कर दे कहीं पे, जैसे इन्होंने ब्रह्मपुत्र पे एक प्रोजेक्ट शुरू कर दिया $163 बिलियन का, कि हम ये बनाएंगे वो बनाएंगे। एंड अगेन देयर इट डिस्टर्ब्स अ लॉट ऑफ इकोलॉजी, इकोनॉमी, वहां का फ्रेजाइल बैलेंस है। और भारत तो इसको वाटर बॉम्ब कहता है, तो आपने भारत के लिए एक वाटर बॉम्ब बना दिया वहां पे। अल्टीमेटली वो क्यों बना रहे हो? क्योंकि आपको $163 बिलियन का प्रोजेक्ट चलाना, वही एवरग्रांड नहीं चला तो एवरग्रांड का बाप ढूंढना कि कोई आधा एवरग्रांड का टर्नओवर तो करके दे। एक तो वो है। जब दूसरी बात होती है, जब ये पागल होते हैं, तो दे स्टार्ट बाइटिंग द नेबर्स। वो जापान हो सकता है, कोरिया हो सकता है, फिलीपींस हो सकता है, भारत हो सकता है, किसी भी पड़ोसी को थोड़ा काट दो ताकि तुम्हें सहानुभूति मिले, ताकि दुनिया भर, ताकि अंदर चाइना के लोग, हाँ ये से लड़ाई हो रही है, यूफोरिक एनवायरनमेंट क्लियर करो एंड अलाइन द चाइनीज विद इन द चाइना विद द कम्युनिस्ट पार्टीज एजेंडा, जो कम्युनिस्ट पार्टी का हमेशा एजेंडा रहा है, जो इसलिए ताइवान वाइवान का भी रेटोरिक रोज बोलता है, क्योंकि इन्हें पता है ये रेटोरिक बोल के ये चीजें कह के लोग को आप इन कम से कम फंसा तो रख सकते हो। और याद कीजिए, चाइना में खाना नहीं होता, इतिहास उठा के देखिए, वहां फेमेन होता है। $330 बिलियन का खाना इंपोर्ट करता है चाइना साल में। तो इट इज नॉट अ फंकी डोरी सिचुएशन, इज अ प्रीटी बैड सिचुएशन। कोई भी इकोनॉमी इंटरनल कंजप्शन पे ही चलती है। एक्सपोर्ट्स आर चेरी ऑन द केक, क्रीम ऑन द केक। यू कैनॉट रिप्लेस, अगर केक नहीं नीचे हो तो क्रीम किस पे डालिएगा और चेरी किस पे लगाइएगा? ठीक वही परिस्थिति चाइना की है। तो जो नंबर्स हैं वो, और चाइना में पैसा किसका लगा है? चाइना में पैसा लगा यूरोप का, चाइना में पैसा लगा अमेरिकन के फंड्स का, जापानीज फंड्स का। अगर चाइना गया तो बहुत से लोगों की आजीविकाएं, बहुत से लोगों का स्वाभिमान, बहुत से लोगों की जीवन भर की पूंजी लेकर डूबेगा। और जिन्होंने चाइना को पैसे दिए, मेरा मानना उन 10 में से 8 लोगों को उन्होंने रिश्वत देके पैसे लिए होंगे, क्योंकि चाइना ये करता है। चाइना में सबसे ज्यादा करप्शन है, इतना करप्शन दुनिया में कहीं नहीं है। तो बॉस, ये जो चाइना का एंड गेम है, जब ये परेशान होगा तो ये गलवान टाइप इंसिडेंट कुछ और कर सकता है, कुछ म्यांमार में कुछ करा दे, किसी जिहादी संगठन को फिर पकड़े, उन्हें पैसे दे, मतलब ये कुछ ना कुछ ऐसे कराते रहेंगे। कहीं ना कहीं भारत का इंटरेस्ट के लिए, चाहे तो वहां डैम बनाना, या आपको याद है जब तीस्ता आ रही थी बांग्लादेश में, बोला वहां हम डैम बना के देंगे, जो शेख हसीना जी ने मना कर दिया था। तो इनको कुछ तो करना है जीडीपी घुमाने के लिए, और भारत को तंग करने के नए नए तरीके ढूंढने। तो मतलब ये एक नया चाइना है जो अनस्टेबल हो रहा है, जो हिल रहा है, और अपनी अनस्टेबिलिटी को बचाने के लिए जो उसकी फ्री एनर्जी उसको कहीं और चैनलाइज करना चाहता है। ये उसकी कहानी है। मैंने आपको ये बताऊं, जो मैंने कुछ डाटा दिया आपको, चाइना खुद बोलता तो इससे 2 गुना 3 गुना डाटा मानिए जो हकीकत होगी। सो बेसिकली द डोमेस्टिक डिमांड इज ऑलमोस्ट डाइंग, द डोमेस्टिक कंजप्शन इज ऑलमोस्ट डाइंग। पीपल आर लिविंग बाय दैट मिनिमलिस्टिक, जैसे वो कहते हैं ना चाइना में, लाई डाउन स्ट्रेट। यूथ बिलीव्स इन लाई डाउन स्ट्रेट। दिन भर ऐश करो, रहो, कुछ नहीं करना। शादी करोगे, मकान लेना, बच्चे पालने, ट्यूशन कराना है, एडमिशन कराना है, बहुत लबड़ा भाई, अकेले रहो, ठंड पाओ। और चाइना में आप जानते हैं इतने केटीवी है कि जब मर्जी जो करने चले जाओ। तो मतलब दैट इज ऑलवेज अवेलेबल देयर। इट इज जैसे हमारे देश में ब्रेड मिलती है, वैसे हम वहाँ केटीवी होता है। जैसे हमारे देश में दूध की डेयरिया कितनी होगी, वैसे उनके देश में केटीवी होता है। तो वो भी समस्या नहीं है। शारीरिक जरूरतों के लिए केटीवी उनका काम करता रहता है। मैं आपको कुछ चाइना के सिचुएशन के कट्टू सत्य बोलूंगा। अगर आप चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी हिल गई और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को लगा यार मेरी तो नैया गई, तो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी अपना वर्चस्व दिखाने के लिए कुछ ऐसा स्टंट जरूर मारेगी। ये चाइना का इतिहास रहा है।
सो वी हैव टू बी प्रिपेयर फॉर अ चाइनीज स्टंट, बिकॉज ये चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी खेल रही है और शी जिनपिंग के पास भी बहुत ज्यादा समय नहीं बचा, ड्यू टू हेल्थ और पर्सनल और व्हाटएवर रीजंस। या तो ये जाएगा या रशिया भाग जाएगा, मतलब जिल्लत की जिंदगी रहने के लिए चाइना में नहीं रहेगा। ये मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूं। तो भाई साहब, ये था हमारा ये जो चाइना का एंड गेम हो रहा है, और भारत भी अब थोड़ा इस पे संभल के खेल रहा है। भारत भी अब अपने पत्ते नहीं खोल रहा। भारत इज ऑल्सो प्लेइंग इट्स कार्ड स्मार्टली, व्हिच इज वेरी अप्रिशिएटेड। आगे बांग्लादेश में अनरेस्ट। भाई साहब, बांग्लादेश में बहुत गड़बड़ हो रही। मैं अभी 9 बजे एक टीवी डिबेट पे था। बांग्लादेश में ये हिफाजत इस्लाम, हिजबुल तहरीर, जमात इस्लामिया और ये तुर्किया का एनजीओ और ये जितने मिडिल ईस्ट के सारे जिहादी संगठन हैं, ये आ गए बांग्लादेश में। बांग्लादेश को ये एरप्ट कराना चाहते हैं अगेंस्ट इंडिया, किसी भी सूरत में कि बांग्लादेश और इंडिया की तनातनी हो, युद्ध हो। और अभी बांग्लादेश को ना यूनिस चला रहा है, ना XYZ चला रहा। बांग्लादेश को चला रहे हैं जिहादी संगठन और जिहादी मेंटालिटी। इनका पूरा पूरा ढंका बजता है बांग्लादेश में। जिसको चाहे उठाए, जिसको चाहे गिराए, जो चाहे करे। आज एक लॉन्ग मार्च निकालना था कि भाई हमें आना है, भारत की एम्बेसी का घेराव करना कि तुम शेख हसीना को वापस क्यों नहीं दे रहे। अगर वहां देखो 13-13 साल के लड़के हो तो बांग्लादेशी लगते ही नहीं, कहां से आए? बांग्लादेशी लगते नहीं शक्ल से, आए कहां से? तो मतलब यहाँ मान के चलिए ISI यहाँ पूरी तरह से सक्रिय हो गया है। और वैसे बांग्लादेश पुलिस ने बड़ा अच्छा काम किया, उनको हमारी एम्बेसी के पास आने नहीं दिया, बट पोजीशन थोड़ा गड़बड़ है। हमने उनके एम्बेसडर को समन भी किया था, बोला भाई ऐसे नहीं चलेगा, वहां की सुरक्षा तुम्हारा काम है 101%। ये नहीं चलेगा कि लोग जी हम कुछ नहीं कर पाए। तो आज जिस भारत ने बांग्लादेश को लिबरेट किया, हमारे 4,500 सिपाही मरे थे, 4,500 सिपाही और अफसर मरे थे, और 8,500 से 9,000 सिपाही हमारे जख्मी थे। इट डिड नॉट कम फ्री, इट केम विद अ लॉट ऑफ स्वेट एंड ब्लड। हमने बहुत खून बहाया है इनको बचाने के लिए। अगर हम इनको खून बहा के बचाते नहीं, आज भी पाकिस्तान की रखेल होती। और कल याद कीजिए जब वो जनरल नियाजी की बात करो, उसके सिपाही कहते थे हमारा साहब भी बलात्कारी, हम भी बलात्कारी, हम भी बलात्कार करेंगे। तो भूखे नंगे बंगाली गए, याद कीजिए वो। तो ये जो मेंटेलिटी है, ये जो सिंड्रोम है, इतना खतरनाक है बॉस, इतना खतरनाक है, मैं आपको क्या बताऊं। तो ये कहीं ना कहीं भारत को घेरने की हर तरफ से कोशिश है। भारत बांग्लादेश कॉन्फ्लिक्ट शुरू करने की कोशिश है, जो भारत को नहीं करना चाहिए। थोड़ा धैर्य से काम लेना चाहिए। और अब हाई कमीशन पे अटैक, हमारे डिप्लोमेट्स को सिक्योरिटी थ्रेट्स, ये तो नहीं चलेगा ना। अकॉर्डिंग टू वियना कन्वेंशन दे हैव टू प्रोटेक्ट आवर डिप्लोमेट्स, इट्स नॉट, इट्स अ गिवन। तो यहाँ स्थिति जो है मेरे को एक्सकेलेटिंग हो रही है, और मैं होप एंड प्रे डजंट एंड अप लाइक अ बेंगाजी। अगर कुछ हुआ तो उसका 100% रिस्पॉन्सिबल ये बिना दाढ़ी मूछ वाला मुल्ला होगा ये। और ये जो ट्रंप तो कह रहा है कि इस्लामिक टेरर को मैं खत्म कर दूंगा, जो बांग्लादेश पाकिस्तान को सर पे चढ़ा रखा उसका। आज यूनिस किसका पपेट है? ये CIA का पपेट है। कुछ ये चाइना की गवर्नमेंट की सुनता, कुछ ये तुर्किया की गवर्नमेंट की सुनता। बाकी हिफाजत इस्लाम, जामे मिलिया और हिजबुल तहरीर और ये जितने भी हरकतुल अंसार, ये जितने भी संगठन है, ये सब आपके बांग्लादेश में एक्टिव है। पूरा मिडिल ईस्ट के टेरर नेटवर्क आपके बांग्लादेश में एक्टिव है। और ये अब इंडिया वाला जो आज वो था डे जब हमने इनको लिबरेट कराया था मुक्ति वाहिनी के साथ मिलके, तो तब ये आज ये जो इनका टेम्परामेंट है, इनका बहुत खराब हो गया, एंटी इंडिया हो गया। और ये देखिए, मैं आपको वही कहता हूँ, एंटी हिंदू हो गया। अब बांग्लादेश में ये होगा तो बांग्लादेश बेचारे हिंदुओं को टारगेट करेंगे, हमारे हिंदुओं को वहां तंग करने का बात करेंगे। मैंने टीवी पे बोल चुका हूँ, भारत के दूतावास, भारत के एसेट्स को और हिंदुओं को प्रोटेक्ट करना बांग्लादेश की सरकार का काम है वहां पे। अगर यहाँ चूक होती है तो ये माननीय नहीं होगा। भारत के पास हर विकल्प खुला है, जरूरत पड़ेगी तो हर ऑप्शन है, बट ये सारी ऑप्शन थोड़ा अवॉइड की जाए कि वी कैन नॉट गेट इनटू अ वॉर व्हिच एनिमी वांट्स अस टू गेट इन। क्योंकि आपके दो एनिमी सक्रिय है, पाकिस्तान और चाइना। और चाइना और पाकिस्तान दोनों एक व्यू रचना बना रहे हैं, एक रणनीति भारत के अगेंस्ट मिलके बना रहे हैं कि तू क्या कर, मैं क्या कर, तू कहाँ कॉपरेट करेगा, मैं कहाँ कॉपरेट करूंगा। ये सब बॉस हो रहा है। So we have to be more careful in what we are doing and what we intend to do and when do we want to start it and when do we want to end it. स्टार्ट करना तो आपके हाथ में है, एंड करना आपके हाथ में कभी नहीं होता। तो इसीलिए कई बार आप सोचते हो कि भाई सरकार ये नहीं कर रही, वो नहीं कर रही। बहुत से कंपल्शन है भाई, बहुत सी चीजें सोच के करना पड़ता, करनी है नहीं करनी है, कब करनी है, आप करो तब करो, कहाँ करो कब करो। बिल्कुल ये एक परिस्थिति है बांग्लादेश के साथ। और
बांग्लादेश में जो चीजें हैं बहुत जल्दी से बिगड़ रही है। मैं एक चीज बताऊं आपको बांग्लादेश के भाइयों, अगर हमने मुक्ति वाहिनी के साथ आपको रिलेट नहीं कराया होता, पाकिस्तान वालों ने आपकी माताओं बहनों को, जो हमारी भी माताएं बहनें हैं, उनको अब भी लिटरली रखेल बना के रखा। तो अगर आपको उस चीज में फिर फंसना है, फिर ईस्ट पाकिस्तान बनना तो बनिए, बाकी एंटी इंडिया हेट्रेड वगैरह ये सब आईएसआई मैनेज्ड है, आईएसआई ऑर्केस्ट्रेटेड है। उन लोगों की शक्लें देखिए, वो कहाँ से बंगाली लगे थे, वो बंगाली है ही नहीं, शक्ल से बंगाली नहीं, क्योंकि पाकिस्तानियों की तो फ्री एंट्री कर दी ना बांग्लादेश ने, और इधर उधर के पाकिस्तानी बहुत होंगे वहां, तो उनको इकट्ठा कर दिया होगा, चलो भाई इंडियन काउंसिलर का घेराव करना है, लॉन्ग मार्च करना है कि भाई शेख हसीना को क्यों नहीं दे रहे हो, जबकि जयशंकर साहब ने क्लियर कहा भाई शेख हसीना जी की मर्जी है, जब चाहना चाहिए जाएगी, हम कौन होता है निकालने वाले, हम तो नहीं निकालेंगे भाई, हमारी बड़ी बहन है क्यों दे रहे तुम। बट अब इसका आक्रोश कुछ हिंदू टेम्पलों पे और कुछ हिंदुओं के घरों पे जाने वाला है। दैट इज द ओनली अनफॉर्चुनेट पीस व्हाट आई एम वरीड अबाउट। बाकी शेख हसीना जी की जब तक बात है, वो तो हमारी मेहमान है, हमारी बड़ी बहन है, जब तक भारत में रहना चाहेंगी रहेगी, किसी के बाप की औकात नहीं भारत में हाथ लगा के दिखाने। तो बांग्लादेश में चीजें थोड़ा थोड़ा हद से निकल रही है, पुलिस के कंट्रोल में कुछ ज्यादा है नहीं, और मिलिट्री के भी कुछ ज्यादा लग नहीं रहा, क्योंकि कई सारे कॉन्फ्लिक्टिंग फोर्स है। आज जैसे हसनत अब्दुल्ला है, ये कह रहा है जी मैं नॉर्थ ईस्ट के 7 स्टेट्स को लिबरेट कराऊं, और आप बोलो तो मैं आपको भारत से छुड़ा दूंगा। मैंने कहा भाई क्या हो गया, तो जवानी में मौत के खाब क्यों देख रहा है कि मैं लिबरेट करा दूंगा, तोड़ दूंगा। देखिए शर्जिल इमाम और इसकी मेंटेलिटी में कोई फर्क नहीं। हसनत अब्दुल्ला और शर्जिल इमाम एक साथ सोचते हैं कि चिकन नेक तोड़ेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, पर इन्हें शायद पता नहीं भारत के पास भी पूरी व्यवस्थाएं हैं, और ये कहीं ना कहीं एक आईएसआई का गेम प्लान है, भारत को प्रोत्साहित करो, भारत को उत्तेजित करो, और हमें एक भारत से एक छोटा युद्ध चाहिए जिससे हमारी अंदर की समस्याएं खत्म हो। अभी जी अभी फील्ड मार्शल साहब युद्ध कर रहे हैं, अभी कोई कुछ नहीं होगा। So he wants a low intensity war with Bharat and a short one, not a very long one. And he will hope to get some posts and all, but अब की बार हम उसको दिखाएंगे कि उसकी औकात क्या है। तो बांग्लादेश बॉस, जो मेरा कहना था, बांग्लादेश will not become Pakistan. बांग्लादेश सीधा बनेगा अफगानिस्तान। There are every those feudal lords which control power. देखो पाकिस्तान में एक एडवांटेज तो है, वह एक पावरफुल आर्मी है। अब जो आर्मी ने कह दिया, पॉलिटिशियन भी मानेंगे, दाएं बाएं वाले नॉन स्टेट एक्टर्स भी मानेंगे। यहाँ तो अनफॉर्चुनेटली वो पॉजिटिव आर्मी भी नहीं है आपके पास जिसकी बात सब माने। तो यहाँ जो परिस्थिति है, इट इज गेटिंग फ्रॉम बैड टू वर्स, और चीजें बहुत जल्दी आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। और अब जो आपके सारे पासेस बंद हैं, जेएंडके के सारे पासेस बंद है, एलएसी पूरा बंद है, राजस्थान, जयपुर और गुजरात में बिल्कुल आमने सामने का बॉर्डर है, वहां आना संभव नहीं है। तो जिहादियों के लिए रास्ता कौन सा बचा? जिहादियों के लिए एक ही रास्ता बचा, वो है बांग्लादेश के मार्ग से एंट्री मारना। तो इसीलिए मैंने कहा इस चीज को कवर करें। ये जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, दीज आर ऑल आईएसआई ओरिएंटेड। और मैं बंगाल के लोगों से अपील करूंगा, बांग्लादेशियों से, भाई ऐसा मत होने दो, अपने देश को अफगानिस्तान मत बनने दो। एक बार अफगानिस्तान बन गया, देयर इज नो कमिंग बैक, कोई कमिंग बैक नहीं है। मैं अब भी आपसे इल्तिजा करता हूं, उठिए, इस गद्दार रेजिम के अगेंस्ट आवाज लगाइए और बताइए क्या सही है क्या गलत है। बाकी जो आपकी इच्छा, मेरा काम था बोलना। और बांग्लादेश के हिंदू भाइयों, आपको मैं संबोधित होकर करना चाहता हूं कि आपका दर्द, आपका नाम, आपका पता हमारे दिमाग में है, और जियोपॉलिटिकल कंडीशंस कुछ ऐसी जल्दी बदल रही है कि कुछ कहाँ कौन सी चीज हिल जाए, कौन सी चीज बैठ जाए, इसका पता नहीं। बट ये वादा है, अगर भारत वहां आया तो हिंदू देश कट के ही निकलेगा। अब की बार ऐसे नहीं आया और गया, अगर भारत को वहां आना पड़ा तो हिंदू देश कट के ही निकलेगा भाई, ये बात यार समझो। और हमारे बंगाली भाइयों को अपना उनका अलग देश मिलेगा। ओवरऑल जियो पॉलिटिक्स में दुनिया बहुत तेजी से चल रही है, बहुत तेजी दाएं बाएं हो रही है। इट्स लाइक ना लिविंग द लाइफ इन द फास्ट लेन, just like living the life in the fast lane. You're always in the extreme right lane and trying to run and run and run, which is not good for दुनिया, which is not good for humanity, and which is not good for country. किसी के लिए अच्छा नहीं है। बट कुछ लोगों ने देश और समाज को ये सब करने के लिए मजबूर कर लिया। अमेरिका की हिपोक्रेसीज ने, अमेरिका की पॉलिसीज ने, यूरोप के पॉलिटिकली करेक्ट होने ने, यूरोप की कायरता ने ये एक चीजों को सत्य कर दिया। ये क्रिश्चियनों की आपस में लड़ाइयां ही नहीं निपटती। आई डोंट नो व्हाई दे आर हेल बेंट किलिंग ईच अदर। क्या हो गया उनको? इनके नेता का इनको समझाते क्यों नहीं? और यहाँ पूरी मुसलमान उम्मत एक साथ होगी, हमास को कैसे बचाया जाए? Somewhere down the line, Christian leadership has problems and they have to rectify them soon. अन्यथा फिर रेक्टिफाई करने का टाइम भी नहीं मिलेगा।
तो ठीक है भाइयों, अभी अभी के लिए मेरा आज का संभाषण खत्म होता है। आपको सारे अपडेट दिए, दीज आर द मेन जियोपॉलिटिकल अपडेट्स ऑफ द वर्ल्ड। अभी मैं आपसे निवेदन करूंगा आपके आप मेंबरशिप्स जरूर ले लें। अगर लाइक का बटन नहीं दबाओ, लाइक अभी दबाना जरा जी, टीम बैनर दिखाना, लाइक दबाइए, शेयर दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट जरूर लिखिए। बेल आइकन दबाना जरूर भूलिएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू टीम। हटाइए। और देश और धर्म का विचार है भारत विचार, आप चाहे तो उसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो भाई मेन भाई हैव योर क्वेश्चंस रेडी and we are going to show you two videos. Sumit Peer Collection, Sumit Peer Advisory, then straight away go to your questions. Thank you. नमस्कार मित्रों, मैं आपके सामने लाया हूं सुमित पीर एडवाइजरी, जो एक यूनिक इनिशिएटिव है जिसमें आपकी लाइफ, बिजनेस, पर्सनल, प्रोफेशनल कोई भी समस्या हो जिसका हम मिलके समाधान ढूंढेंगे। आप जूम के माध्यम से जुड़ेंगे, आप दुनिया में कहीं पे भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 100% प्राइवेट कॉन्फिडेंशियल है, इंडिविजुअल्स के लिए है, कॉर्पोरेट्स के लिए है, और प्रैक्टिकल अप्रोच टू वेरी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। इफ एनी काइंड ऑफ टाइप, इमिग्रेशन हो, फाइनेंसेस हो, कैरियर हो, लाइफ हो, बिजनेस हो, कुछ भी हो, तो आपसे निवेदन है कि आप इस इनिशिएटिव का लाभ उठाइए और हमसे जुड़िए sumitpeer.com के माध्यम से। ईमेल आईडी है sumitpeerofficial@gmail.com, और sumitpeer.com पे जाएंगे तो आपको ईमेल आईडी, आपको व्हाट्सएप नंबर सब मिलेगा। आप हमसे जुड़िए और मेरी टीम आपसे संपर्क में रहेगी, और इसको हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि इसको हम एक सार्थक और एक बहुत फ्रूटफुल एंड की तरफ बहुत जल्दी ले जाए। नमस्कार, प्रणाम, साधुवाद। धन्यवाद जी। तो अब चलें सुमित पीर कलेक्शंस का, देन वी गो टू क्वेश्चंस। आज फुल स्क्रीन चल रहा है, पता नहीं कब तक चलेगा। नहीं, अटक गया भाई। शिवोहम 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 चिदानंद रूप शिवोहम 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 चिदानंद रूप शिवोहम 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 चिदानंद रूप शिवोहम 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 चिद। धन्यवाद जी। चलिए चले क्वेश्चंस पे। हमारी मिली बहन जी बोल रही है, नमस्कार सुमित जी। नमस्कार मिली जी, बहुत बहुत आभार आपके कंट्रीब्यूशन का। सुमित जी, जेडी आप पूरा छा गए। अरे बहन जी, सब महाकाल की माया, आपका आशीर्वाद है, माता रानी की कृपा, हम कौन है छाने वाले। मैं हैज टू मैजिक और माँ तो है के साथ मौज ले रहे हो। बिल्कुल, धन्यवाद, थैंक यू। और कोई क्वेश्चन है भाई? आज इतने क्वेश्चन है क्या? अच्छा, एज Sumit, Bangladesh, the mindset is provoke India with ISI Mullah Munir support so that India takes military action for them. That can make Pakistan attack in the West and with US banking. Pakistan क्या, चाइना को भी बैंक कीजिए सर। Very only banking Pakistan, चाइना थोड़ी ना छोड़ देगा हमें। इसलिए हमें we have to be very careful not to get provoked. We have to be very careful to enter a war as and when it suits us and when what. I'm going to try full screen again. Hopefully this works. नहीं काम कर रहा है फिर से। चलिए नेक्स्ट। इट फ्रीजेस, आई डोंट नो व्हाट हैपेंस टू। मोदी जी भारत के आगे कुछ नहीं, कुछ बड़ा करेंगे या कुछ एक्शन कर सकते हैं। देखिए मुकेश जी, अभी जो परिस्थिति मैं सच बताऊं, कोई बहुत बड़ी कोई बहुत बड़े एक्शन की अपेक्षा इंटरनेशनल डोमेन में ना करें। अगर कुछ होगा देश के अंदर फिर भी हो सकता है, पर पार्लियामेंट का सेशन खत्म होने के बाद, उससे पहले नहीं। ये आपको मैं पक्का बता रहा हूं। नेक्स्ट।
जुलानी ममदनी बहुत ब्राइट बॉयज, हाँ दोनों दोनों समझदार लड़के हैं, ट्रम्प के दोनों फेवरेट हैं। फील्ड मार्शल के बाद यही है फ्यूचर के चश्मे चराग, जुलानी और ममदानी, यही है फ्यूचर के चश्मे चराग। सुमित पीर सर, यूपी में एसआईआर में नौकरशाह वालों ने 4 करोड़ नेम्स को उड़ा दिया, ये बीजेपी को धोखा दिया है। देखिए 4 करोड़ नाम उड़ना थोड़ा एक चिंता का कारण है, क्योंकि 4 करोड़ का नंबर बहुत बड़ा होता है, तो इसका अध्ययन करना पड़ेगा। क्योंकि जो मैंने सुना था कि उन योगी जी भी थोड़े हैरान है इस नंबर को लेके। तो भाई कई बार होता ना कि दो धारी तलवार है, तो देखते हैं, कारण तो है चिंता का। नॉट ओनली ग्वादर बट पाकिस्तान को बगराम एयरबेस भी मुल्ला मुनीर के, हाँ ये तो मैं भूल ही गया था। मुल्ला मुनीर ने वो तो ये तो मैं तो कह रहा पाकिस्तान के अंदर के प्रोडक्ट तो दे, बाहर के तो बाद में देगा। कह रहा भगराम भी तो तूने बोला था मैं दूंगा, उसका क्या हुआ? भगराम कब देगा भाई? बहुत रिसर्च के बाद सुमित जी शो पे आते हैं। नहीं मिली जी, ये तो सब महाकाल का आशीर्वाद है। हम प्रयास करते हैं, बस प्रयास पूरा रहता है, उसमें कोई कमी नहीं रहती। क्योंकि देखिए अगर आपका थॉट प्रोसेस सही है, यू शुड बी एबल टू प्रेडिक्ट एंड द प्रेडिक्शन शुड बी राइट। अगर थॉट प्रोसेस सही नहीं है तो फिर आपके कोई प्रेडिक्शन सही नहीं आएगा। फिर एक हमारे महानुभाव कह रहे थे ना बांग्लादेश इंडिया पर अटैक करने वाला है, मैंने कहा जाके सूखे कुएं में कूद जाए जिसमें पानी ना हो पिछले 25 साल से, और जो बहुत गहरा हो। मतलब अब ऐसे ऐसे लोग भी आएंगे तो क्या होगा बताइए। ये तो हमारे इस चैनल को बहुत तकलीफें देते हैं लोग, अन्यथा अब देखिए मेरे वीडियोस के व्यूज ऑन बाकी चैनल्स, मेरा टीआरपी देखिए टीवी पे इंडिया में टॉप 10 में है, बट यहाँ जानती है क्या कैसे चलता है सिस्टम। सरकार हमारी है पर सिस्टम उनका है। सर मोंडी बीच शूटिंग वाज लिंक्ड टू विद सजाद अकरम मेल फिल्म इन हैदराबाद एंड where and how he was radicalized, that is the question. ऑस्ट्रेलिया में, जहां से बेटा जिस मदरसे से संभवतः उसने कोई कुरान की डिग्री वगैरह ली, 2016 2019 में बेटा आईसिस वालों के टच में था, हो सकता बाप अबू सैफ के टच में था, हो सकता बाप आईसिस के टच में था, तो उसका बाप बेटे दोनों टच में थे। तो ये रेडिकलाइजेशन तो ऑस्ट्रेलिया में ही हुआ, यहाँ तो हो ही नहीं सकता ना। पिछले 30-35 साल से वहीं रह रहा है, तो रेडिकलेशन हुआ तो वही हुआ, यहाँ का तो मतलब ही नहीं ना, नथिंग टू डू विद अस। नेक्स्ट सर, कैन यू टॉक ऑन इंटरनल इश्यूज, हवाई हिल इशू प्लीज? ये आई एम नॉट अवेयर दिस अलवाई हिल इशू, ये कौन सा भाई? आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस। 30 lakh rupees to 10 lakh rupees children are 30 lakh rapes, 10 lakh children are born, and Hidayat XXX rapes and bastards have Dhaka is on rampage की खून में है। ये आप पाकिस्तान की फौज के बलात्कार और जो बच्चे हुए, 30 लाख बलात्कार हुए, 10 लाख बच्चे हुए, राइट, और नाउ होरिजाइड, और अब उनको भी हूरे चाहिए। मैं इसलिए तो कहता हूँ ना, सांप के बच्चे में और सांप में जहर पूरा होता है, गलती मत सोचिएगा सांप का बच्चा जहर कम होगा। बायोलॉजी कहती है दोनों में इक्वल जहर होगा, दिस इज ट्रू। नेक्स्ट नॉलेजेबल एपिसोड, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका महेंद्र जी। हर एपिसोड ही ऐसा होगा अगर आप आएंगे तो। वारिश हमारा, आर यू ड्रिंकिंग कहवा टी? नहीं, आई एम नॉट ड्रिंकिंग कहवा टी, आई एम ड्रिंकिंग ब्लैक टी। आपको दिखा भी देता हूँ, कैन यू सी इट? आई एम श्योर आई डोंट स्पेल इट। ब्लैक टी खत्म हो गई यार, थोड़ी सी बची है। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण सर। जय श्री राम, गुड इवनिंग आपको जी, नमस्कार।
जय हिंद, वंदे मातरम जी, बहुत बहुत आभार। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण संपत जी। आप कहते हो तो होता ही है। धन्यवाद, आपका आभार, आपका साधुवाद। राम राम जी, पंकज जी, कैसे आप? गुरमीत जी, राधे राधे। बहुत अच्छा शो था, थैंक यू मिली जी, बहुत बहुत आभार। हर हर महादेव मुकेश जी। राधे गोविंद, राधे गोविंद मुकुलदास जी। वणक्कम जी, कलामार जी। केसर भाई, ओम नमः पार्वती पतय हर हर महादेव। मुझे लगता है आज हमारा सायकालीन सेशन खत्म, समाप्ति की ओर जा रहा है। और अगर आपने लाइक का बटन अभी तक नहीं दबाया तो दबाइए। और हमारा पेटीएम, हमारा क्यूआर कोड और हमारा पेपाल आपके सामने, आप चाहे तो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। फिलहाल आज के लिए, अभी के लिए मैं आपसे आज्ञा चाहूंगा। और आपसे आज्ञा लेने से पहले यही निवेदन करूंगा, हमारे चैनल को बढ़ने में थोड़ी मदद कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए अपने मित्रों से, लोगों से, फैमिली से, फ्रेंड से, क्योंकि जरूरी आप देख रहे हैं पोजीशन क्या है। तो फिलहाल भाई, देश और धर्म का काम करोगे तो विपदाएं और संकट तो आएंगे, सच बोलोगे विपदाएं और संकट आएंगे, इसके लिए तो हम तैयार हैं। बट ये जो हमारे पड़ोसी हैं, दाएं वाले बाएं वाले, कब तक क्या क्या कर पाएंगे? इनका सिस्टम बहुत तगड़ा है, पर ये तो मानना पड़ेगा। फिलहाल मैं आपसे आगे लेना चाहूंगा। भारत माता की जय, वंदे मातरम, ओम नमः पार्वती पतया हर 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 महादेव।